नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनावों को लेकर। जो कि भारत के लिहाज से बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका राजनीतिक इम्पैक्ट सीधा सीधा भारत पर पड़ेगा। क्योंकि भारत के जो हिंदू हैं वो बहुतायत में वहां पर रहते हैं और पिछले कुछ समय में देखा किस तरीके से उनके खिलाफ बर्बरता की गई, अत्याचार किया गया, कई हत्याएं की गई हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं, वीना सीकरी मैम है जो डेवलपमेंट है बांग्लादेश में, भारत की तरफ से एम्बेसडर रह चुकी हैं। वीना मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। गुड गुड इवनिंग। हाँ जी, वीना मैम, थैंक यू। आपने एक लंबा दौर बांग्लादेश में बिताया है, वहां की राजनीति को बहुत बेहद करीब से आपने देखा है। और अभी हमने देखा है कि शेख हसीना के जाने के बाद से चुनाव, पहली बार चुनाव वहां पर हो रहे हैं मैम। क्या लग रहा है आपको मैम कि कौन सी पार्टी का पलड़ा इस टाइम ज्यादा भारी लग रहा है, और भारत के लिए वहां पर एक सही तरीके से फेयर इलेक्शन होना कितना इंपॉर्टेंट है मैम? राजनीतिक पहलू क्या क्या है उसको थोड़ा अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये इंक्लूसिव नहीं है। सबसे हम्म। बड़ी बात तो ये सोचने वाले, और हमारी सरकार ने कई बार बहुत कड़े तरीके से कहा है दैट वहाँ के चुनाव फ्री फेयर और इंक्लूसिव होने चाहिए। हम्म। और इसका मतलब ये है कि अवामी लीग को उन्होंने एक तरफ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम्म। अवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं और करेगी। हम जो हमने कहा है वो हमने इंक्लूसिव चुनाव के बारे में कहा है। अवामी लीग है, अन्य पार्टीज भी हैं जिन जो अभी नहीं पार्ट ले रही हैं। जो इंटायर 14 पार्टी अलायंस हम्म। अवामी लीग का था। इवन जातीय पार्टी जो हिस्सा ले रहा है उनको भी मतलब उनके दफ्तर जलाए जा रहे हैं, उनको कैंपेनिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है। सो हम्म। फिलहाल से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव इंक्लूसिव हैं, हम्म। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल और नहीं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पहले जब 2024 में फॉर एग्जांपल जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने पिछली बार चुनाव कराए थे 2 साल हम्म। पहले, जी। 2024 जनवरी में, तब जो वहां पे वेस्टर्न पावर थे, अमेरिका, यूके वगैरह, उन्होंने बड़ी कड़े तरीके से कहा था कि हम इन चुनाव को रिकग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि ये इंक्लूसिव नहीं है। क्योंकि उस वक्त अब अवामी लीग ने बीएनपी को बैन तो बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन बीएनपी ने अपने तरफ से निश्चय कर लिया था कि हम नहीं पार्ट लेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया था कि हम इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसको लेके कि जो बीएनपी का खुद का डिसीजन था उसके को लेके वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा था कि चुनाव इंक्लूसिव होने चाहिए, ये नहीं है तो हम इनको स्वीकार नहीं करते। और अब जो है 2 साल के बाद जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, बिल्कुल वही मामला है। हालांकि बहुत खराब है बिकॉज उन्होंने डिलिबरेटली निश्चय लिया है, यूनस की जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिलिबरेटली निश्चय लिया है कि अवामी लीग इसमें इलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। क्यों लिया है, क्या वजह है, इसमें कोई नहीं शक है। मैं आपको बता सकती हूँ कि हम्म। नेपाल नेपाल में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी ओली शर्मा की सरकार गिर गई थी, लेकिन उनकी पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। श्रीलंका में जब राजपक्षे की सरकार गिर गई थी पॉपुलर हम्म। रिवोल्ट की वजह से, कलर रेवोल्यूशन जो कहते हैं, तब भी जब इलेक्शंस हुए थे तो उनकी पार्टी ने हिस्सा लिया था, उनको वोट हम्म। नहीं मिले थे, वो अलग बात है। तो इसलिए बात ये है कि इलेक्शन में अवामी लीग का होना बहुत जरूरी है। और हम्म। बल्कि जब बांग्लादेश में कोई नेशनल ओपिनियन सर्वे हुआ था, प्रथम आलो न्यूज़पेपर ने इसे हम्म। छापा था, तब उनमें ये कहा था कि 70% भी लोग चाहते हैं कि अवामी लीग भाग ले। ये हिस्सा ले। मतलब नहीं है कि हम्म। वो वोट देंगे, बिल्कुल। वोट दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन अवामी लीग का भाग लेना, अवामी लीग का होना इलेक्शन में, ये अनिवार्य है। ये बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ है, और इसलिए हम्म। मेरा ख्याल है कि इन इलेक्शंस को इंक्लूसिव नहीं गिने जाएंगे। और खास करके ये देखने वाली बात है कि लोगों पर क्या असर होगा, कि हम्म। वोटर टर्नआउट बिल्कुल कैसे बिल्कुल होगा। मैम। क्योंकि आजकल जो है अवामी लीग वहां पे एक कैंपेन उन्होंने चलाया है, शेख हसीना ने हम्म। कहा है नो वोट नो वोट। क्योंकि वोट जो है ना वो अवामी लीग का इलेक्टोरल सिंबल है। हम्म। तो उन्होंने उनका कैंपेन ये है कि अगर हमारा इलेक्टोरल सिंबल सिंबल इलेक्शंस में नहीं अलाउ किया जा रहा है तो हम वोट नहीं देंगे, हम इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे। तो हम्म। ये वो कह रहा ये आवामी लीग का निर्णय है कि उन्होंने ये नो वोट कैंपेन शुरू कर दिया है। तो हम्म। लगता है कि अवामी लीग के लोग, हालांकि प्रेशर जरूर होगा उन पे, हम्म। जमात इस्लामी की तरफ से बहुत प्रेशर है उन पे कि वो आए और जमात इस्लामी को वोट दें। क्योंकि अवामी लीग तो बीएनपी को वोट देने नहीं वाली, वो तो बीएनपी के बिल्कुल। साथ उनकी बहुत कंपटीशन है। और वो प्रेशर में आ जाए, तो ये सब चीजें आजकल चल रही हैं। तो ये हिंदुओं की आपने बात की, वो तो वाकई उनकी स्थिति बहुत बुरी है। बहुत खराब है क्योंकि मैम। उन पे 60-70 से बहुत ज्यादा है, हम्म। हजारों में किताब हम्म। उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है, उनके घर गिरा दिए हैं,
लोगों को अपनी नौकरियों से हटा दिया है। बिल्कुल। जो टीचर मैम, चूंकि मेरा सवाल आपसे इसीलिए मैंने पूछा था कि भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं तो, क्योंकि मेरा सवाल यही था कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए रहने वाले हैं फेयर इलेक्शन, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि फेयर इलेक्शन नहीं कहा जाएगा क्योंकि अवामी लीग देखिए को हिस्सा नहीं देखिए लेने दिया जा रहा है। देखिए, अब ये बात है कि तो मैंने अवामी लीग की बात तो कर ली, उसके बाद हम्म, है जातीय पार्टी। वो बिल्कुल। हिस्सा ले रहे हैं, उनको हम्म। बिल्कुल उनकी रैली को होने नहीं दे रहे हैं, हम्म। उनके दफ्तर को जलाया जा रहा है। तो जो हम्म। बीएनपी और जमात के अलावा, जमात का 11 पार्टी कोalition है, बीएनपी का भी थोड़ा सा कोalition, बस इन हम्म। दो कोalitions का हो रहा है। और हम्म। इन दोनों के बीच अब देखा जाए क्या होता है, कितनी वोटर टर्नआउट होती है। मेरा हम्म। ख्याल तो जो जोर लगाया जा रहा है वो जमाते इस्लामी के लिए लगाया जा रहा था, हम्म। लगाया जा रहा है। क्योंकि पहले तो लग रहा था कि बीएनपी का पल्ला भारी है। और हम्म। एक बात शायद नेशनल ओपिनियन सर्वे में भी आया था कि बीएनपी के लिए 70% मिलेगा और जमात इस्लामी को 30% ही मिलेगा। हम्म। ये सब कह रहे थे, लेकिन अब ये बहुत बदल गया है 2 महीने में, ओके। और जमाती का पल्ला भारी हो गया है। अब कहते हैं हम्म। 50-50 है, तो ये अब बिल्कुल ऐसे। बट हमने तो जरूर, भारत सरकार ने कहा है कि इट शुड बी इंक्लूसिव, हमने बहुत जोरों से बिल्कुल। कहा है that it should हम्म। be। अब देखने वाली बात है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। मैम, चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीएनपी को शायद उतना समर्थन नहीं मिल रहा जितना जमात इस्लामी को मिल रहा है, क्या वो कारण रहे होंगे मैम कि आपको लग रहा है कि जो बीएनपी, हालांकि आवामी भी नहीं लड़ रही चुनाव, उसका सीधा सीधा फायदा बीएनपी को मिल रहा था, ऐसे क्या टर्न आउट चीजें हुई हैं वहां पर कि जो एक लहर थी वो जमात इस्लामी के पक्ष में भी जाती हुई नजर आ रही है? आपने कहा 50-50 की चांस है, अगर 50-50 अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा बीएनपी के लिए मैम। जी जी। नहीं, बिल्कुल पहले तो बीएनपी ने बिल्कुल यही सोचा था कि अरे अब तो अवामी लीग चले गई, अब तो हम ही हैं। हम्म। और हम्म। उन्होंने ये भी प्रिज्यूम कर लिया था कि हमारे साथ, बीएनपी के साथ जमात इस्लामी ने 5 सालों के लिए सरकार भी बनाई थी इकट्ठे हम्म। मिलके। तो उन्होंने बिल्कुल। सोचा कि अब अभी भी हम जमात इस्लामी के साथ हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने ये साफ कर दिया कि हमें हम्म। सिर्फ इस्लामिस्ट पार्टीज चाहिए। तो हम्म। उन्होंने अपने 11 पार्टी अलायंस में सिर्फ, जैसे पहले वो इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश से, अब वो चले गए हैं, हम्म। लेकिन खिलाफत मजलिस, ऐसे सब इस्लामिस्ट पार्टीज हैं। इस्लामिक और पार्टी है। हाँ, और ये जो अवामी लीग का वोट कभी बीएनपी को नहीं जाएगा, क्योंकि अवामी हम्म। लीग के लिए तो बीएनपी सबसे ज्यादा एनिमी सबसे नंबर 1 बीएनपी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और वो तो जमाते इस्लामी को कम समझते हैं कि उनके विरोध हैं, और वो इसलिए अवामी लीग का वोट तो इनको नहीं जाएगा। अब हम्म। देखिए कि यंग लोग जो हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, और उनमें से बहुत लोग तो ऐसे नहीं हैं कि इस्लामिस्ट हैं, मॉडरेट, बांग्लादेश में लोग तो मॉडरेट रहते हैं। हम्म। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये पिछले 18 महीने में एक ये बड़ी बात है कि जो भी दंगे फसाद हुए हैं, हम्म। जमात इस्लामी थोड़ा पीछे रहे इनसे, पीछे रही है इसमें। और पीछे रहे वो जैसे बिहाइंड द सीन्स। और अब हम्म। बीएनपी बिल्कुल आगे जाके आगे उन्होंने जा। सारा जो हम्म। एक्सटॉर्शन है, लोगों से पैसा लेना, फार्मर से लेना, बिजनेसमैन से लेना, ये एक्सटॉर्शन का काम बीएनपी ने पिछले 18 महीनों में बहुत मतलब ज्यादा एक किया तरीके है। से कह सकते हैं जो पॉलिटिकल अनपॉपुलर डिस्कोर्स हो था। गए, हाँ जी। जी, तो अनपॉपुलर हो गए हैं वो, हाँ जी। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था बांग्लादेश का कहीं ना कहीं चेंज होता नजर आ रहा है कि यहाँ बीएनपी की तरफ लोगों को झुकाव था, लेकिन अब कहीं जमात इस्लामी भी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर गई है। मैम, जमात इस्लामी की अगर बात करूं तो मैं अभी हमने हाल ही में देखा भी है कि उन्होंने, उनके जो नेता हैं, उन्होंने बयान भी दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे और कायम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मैम उनकी कथनी करने में कहीं ना कहीं अंतर रहेगा, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेस्ड है, अमेरिका बेस्ड एजेंडा है और इस्लामिक बेस्ड एजेंडा है। आपको लगता है कि वो कह जरूर रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संशय जरूर रहेगा? देखिए, ये जो जमात इस्लामी का जो अपस्विंग हुआ है वोट बैंक में, 30% से 50% आ गया है, ये उनके पीछे अमेरिका का सपोर्ट बहुत है। हम्म। हाल में ही आपने देखा होगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ट्रांसक्रिप्ट कैरी की थी कि हम्म। एक अमेरिकन डिप्लोमेट की बातचीत हो रही थी। कुछ वहां पे लोग थे, जर्नलिस्ट थे, लेडी जर्नलिस्ट थी, हम्म। और उन्होंने उनको साफ ये जताया कि अमेरिकन सपोर्ट जो है वो जमात इस्लामी के साथ है। है। तो उन्होंने बताया, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल शारिया लॉ नहीं करेंगे, अगर वो करेंगे तो हम उन पे 100% टैरिफ लगा देंगे। ऐसे वो हम्म। बातें कर रहे थे जैसे कि वो बिल्कुल अमेरिकन के कहने पे, इशारे जो पर चल रहे हैं जिस तरीके से, हाँ, बिल्कुल। उनके इशारे पे चल रहे हम्म। हैं, हम्म। और आगे भी चलेंगे। ये ऐसे उस हम्म। कॉन्वर्जेशन की जो ट्रांसपेरेंसी थी उससे यही पता
हुआ। और इसलिए जो है उनकी होप बड़ी बुलंद है। लेकिन जरूर उन्होंने ये कह दिया, जमात इस्लामी ने एक बयान दिया है कि हम्म अम, हम शारिया लॉ नहीं करेंगे। लेकिन ये बयान देने के बाद वो दूसरी हम्म पार्टी जो है ना, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, उन्होंने उनका ग्रुप छोड़ दिया कि हम ग्रुप छोड़ आपके दिया, खिलाफ। बिल्कुल। आपने कहा है कि शारिया लॉ नहीं, क्योंकि इसका हम्म मतलब ये है कि ज्यादातर इस्लामिस्ट पार्टी जो है वो शारिया लॉ चाहते हैं, चाहते ये हैं। उनका एजेंडा है। तो हम्म इसके बारे में तो बिल्कुल ध्यान से सतर्क रहना पड़ेगा कि ये उनका एजेंडा है ही है। हम्म और जरूर उन्होंने ये भी कहा है ये विमेन के बारे में। लेकिन असलियत ये है कि हम्म उन्होंने एक भी औरत को कैंडिडेसी नहीं दी है, एक भी। एक भी महिला को, बिल्कुल। और पूरे इलेक्शन में पूरे बांग्लादेश में 4% से कम औरतों को सीट मिली है। मतलब कहीं ना जो कहीं उनका वो एजेंडा है शरिया कानून लाने का, वो दिख रहा है। क्योंकि अगर जो जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को बिल्कुल भागीदारी नहीं दी जा रही है, महज 4 महिलाएं उसमें शामिल है, तो हम कहीं ना कहीं हाँ फ्यूचर में उनका एजेंडा जरूर ये रहेगा कि भाई जो शरिया कानून है उसको लागू कराया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट उनको मिला हुआ है, और जितने भी नेशनल जो कि मुस्लिम पार्टी है उनका सपोर्ट उनको मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका एजेंडा तो वही पाकिस्तान रहने का, वाला जी जी, पाकिस्तान का सपोर्ट उनका बहुत जोरों शोरों के साथ उनके साथ ही है। है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमेशा 1971 से लेके अब तक अब देखें तो हम्म पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश में काम जो भी किया है वो हम्म जमात इस्लामी के थ्रू जमात किया है। इस्लामी के बिल्कुल तो साथ किया है। हाँ, और इसलिए 1971 के बाद पाकिस्तान का जो भी एक्टिविटी रहा है बांग्लादेश में वो सिर्फ जमात इस्लामी के थ्रू है। सबसे नजदीकी रिश्ता पाकिस्तान का सिर्फ जमात इस्लामी के साथ है। जरूर हम्म कि जब सरकार थी, जब मैं वहां पे एम्बेसडर थी, तो सरकार थी जमात इस्लामी और बीएनपी की बीएनपी थी। की। तो पाकिस्तान पीएनपी के करीब भी थे। और हम्म जरूर जब तारिक रहमान 17 साल से लंदन में रह रहे थे तब उनके रिश्ते पाकिस्तान से बने हुए थे, आईएसआई के लोग उनको जाके मिलते थे। ये मिलते तो थे। सब है। लेकिन हम्म प्राइम कंट्रीब्यूट पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी है। हम्म और वो तो यही जाएंगे। बात ये चल रही है कि किसी तरह का नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट बनाएंगे, हम्म ये बात चल रही है। तो इट रियली परहैप्स इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा कि 50-50 भी हो या कुछ हो। वो हम्म कहते हैं कि जमात इस्लामी अमीर विल बी देयर इन द गवर्नमेंट आइदर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एज प्राइम मिनिस्टर। हम्म और प्रेसिडेंट विल बी मोहम्मद यूनुस, जो 15-18 महीनों से मोहम्मद यूनुस ही जो जमात इस्लामी का एजेंडा है वो ही पूरा कर रहे हैं, वो वो ही पूरा कायम कर कर रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो पूरा कर रहे हैं। तो जमाते इस्लामी तो प्रेसिडेंट विल बी यूनुस, प्राइम मिनिस्टर विल बी आइदर तारिक रहमान आइदर और जमाते, और। एंड अदर हम्म पर्सन विल बी डेप्यूटी। तो ये उनका बना है जो मतलब आपका नेशनल। आपका लेकिन मैम जो इशारा है, मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, अगर जमात इस्लामी अगर जीतती है तो कहने मोहम्मद यूनुस ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं नहीं, मोहम्मद यूनुस प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे आपके, बनेंगे। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर बीएनपी की तरफ से, उनकी तरफ से प्रेसिडेंट बनेंगे। बीएनपी को वो चाहते हैं कि वो हम्म सरकार में शामिल करें, शामिल ताकि करें। वो सो कॉल्ड कंसेंसस कैसे हो सकता है जब अवामी लीग को हम्म आपने छोड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन वो चाहते हैं कि जो रेफरेंडम कर रहे हैं वो सबसे खतरनाक चीज है। उसके बारे हम्म में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो रेफरेंडम के थ्रू ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, प्लूरलिज्म हम्म सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट्स को ज्यादा पावर देना चाहते हैं, ताकि वो प्रेसिडेंट का रोल जो है वो बहुत बड़ा रहेगा। तो ये सब चीजें रेफरेंडम में हैं जिससे वो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं। लोगों लोगों को इतनी समझ नहीं है, क्योंकि रेफरेंडम एक बड़ा बड़ा बिल्कुल। चिट्ठा है, उसमें 87 पॉइंट्स हैं। उसमें हम्म आप यस या नो एक बार में दीजिए, वो बड़ा मुश्किल है। बड़ा तो मुश्किल है ये वो। हाँ, बहुत ही डेंजरस स्थिति है मैम एक अगर मैं आपसे बांग्लादेश। समझना चाहूं, अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जानकार हैं बहुत, लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही पार्टियों की मैम, जैसे कि हम जानते हैं जमात इस्लामी जो है पाकिस्तान प्रो है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पे काम करता है। वहीं अगर यूनिस की बात कर ले, वो चाइना की तरफ ज्यादा उनका झुकाव नजर आता है। अगर जमात इस्लामी या बीएनपी में से कोई सी भी, जिसकी भी सरकार बनती है, कौन सी पार्टी किस देश को ज्यादा सपोर्ट करेगी मैम, और भारत के क्या हित रहेंगे उसमें मैम? नहीं, जमात सब कह रहे हैं, लिप सर्वे तो सब कह रहे हैं। जमात इस्लामी भी ने भी लिखा है कि हम हम्म भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वो एक सेंटेंस उन्होंने अपने हम्म मैनिफेस्टो में जरूर जोड़ा है। हम्म लेकिन असलियत क्या है और एक्चुअली क्या होगा और मैनिफेस्टो में लिखा है वो अलग चीजें होती है ना। क्योंकि हम्म तो दिखा है कि जब मैं थी वहां पे और जमात इस्लामी की सरकार थी, वो तो जी। पाकिस्तान के इशारे पे हम्म डायरेक्टली। और अब भी जो है आवाज ये आ रही है कि लश्कर ए तैयबा की
ऑफिसर्स और जैश ए मोहम्मद के ऑफिसर सब पहुंचे हुए हैं वहां पे। और सब हम्म। लोग चाहते हैं कि वो वहां से, आसिम मुनी ने कहा है नेक्स्ट अटैक विल बी फ्रॉम द ईस्ट। तो ये ईस्ट, सब बिल्कुल। उनकी जो नियत है वो बिल्कुल अभी तक हम्म। गलत लग रही है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो कह रहे हैं कि ये पिछले 18 महीनों में जो जमात इस्लामी सरकार के पीछे थी, मोहम्मद यूनुस के पीछे उन्हीं का हाथ था। हम्म। उन्होंने हम्म। सारे जो भारत के साथ अच्छे समझौते थे वो खत्म बांग्लादेश कर के दिए, साथ बिल्कुल मैम। रद्द कर दिए। और अब बिल्कुल। जो है जो भारत के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था मीरसराय चिटगांव में, वो भी हम्म। रद्द हो गया है। और हम्म। उधर चाइना का ड्रोन फैक्ट्री बनेगा। हम्म। सो ये सब चीजें तो बहुत फर्क है ना, बहुत तो इसलिए ग्राउंड पे जो होगा और जो इलेक्शन के पहले लोग कह रहे हैं प्रोमिसेस, वो जो दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अमेरिका और चाइना का क्या रोल रहने वाला है मैम इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में? अगर आप कहाँ देखती हैं इन दोनों को मैम, क्योंकि इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, अगर देखा जाए तो। देखिए, का रोल, पाकिस्तान का रोल तो शुरू से ही रहा है। तो हम्म। ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन, ये कोई स्टूडेंट्स अपराइजिंग तो थी नहीं, हम्म। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था। और रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे पाकिस्तान का हाथ थ्रू जमात इस्लामी। और फिर उन्होंने यूनुस को अपने सामने लगा दिया एज द फ्रंट हम्म। पर्सन। जब पाकिस्तान के पीछे तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे, यूके, यूएसए, बिल्कुल, बिल्कुल, ईयू। बिल्कुल। अभी भी वही सिचुएशन बिल्कुल बदली तो नहीं है ना। हम्म। हम्म। 18 महीनों में कोई सिचुएशन बिल्कुल। नहीं बदली। और अमेरिका की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है वहां पे। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है वहां पे। वो तो रोज मिलते हैं ये जो लीडरान से, जमात इस्लामी से, यूनुस से, और बातचीत करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, जैसे वही है, जैसे बिल्कुल। वही है रूलर वहां के। बिल्कुल। तो इसलिए उनका रोल तो लगता है कि रहेगा, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन वो तो जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट जो आया है वॉशिंगटन पोस्ट में, जी। इसमें तो बिल्कुल साफ है कि वो जमात इस्लामी की फेवर में है। और उनको पूरी उम्मीद है कि जो वो चाहते हैं वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। हम चाइना का क्या जी। रोल देखती हैं मैम इसमें? चाइना अभी तक तो सब लोगों से मिल रहा है। हम्म। अमेरिका ने उस ट्रांसक्रिप्ट में जरूर कहा था कि चीन के साथ भी आप लोग ध्यान से रहिएगा वगैरह। तो हम्म। जरूर ये चीन अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। उन्होंने ड्रोन फैक्ट्री, वो हम्म। सारे जमात इस्लामी की डेलीगेशन को वहां बुलाते हैं, चीन में बीएनपी की डेलीगेशन को बुलाते हैं, ये सब तो कर रहे हैं। लेकिन बाद में अगर दो बातें हो सकती हैं। या तो अमेरिका ऑब्जेक्शन लेगा कि जो चीन कर रहा है, या अगर ये G2 की सिचुएशन आ रही है कि चीन हम्म। और अमेरिका के बीच कुछ समझौता हो रहा है, हम्म। तो हो सकता है कि अलाउ कर लें कि चीन को। ये अलाउ कर बड़ी लें। स्थिति सिक्योरिटी वाइज बड़ी हम्म। गंभीर स्थिति है। और क्या होगा ये अभी देखना है आगे जाके। मतलब वेट एंड वॉच भारत कर रहा है, और भारत को करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर, क्योंकि भविष्य की राजनीति उस पर टिकी है दोनों देशों के बीच में। अगर बीएनपी जीतती है, जमात इस्लामी जीतती है, कौन कितना फेवर भारत का करेगा, या अपने देश की राजनीति को सुधारना चाहते हैं भारत के संबंधों में, तो वो बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं 12 फरवरी को, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश की किस्मत का फैसला उस दिन तय होगा। लेकिन कौन की पार्टी जीत कर आएगी, चाहे जमात इस्लामी आए या बीएनपी आए, दोनों दावे जरूर कर रहे हैं भारत का इससे अच्छे बनाएंगे, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। लेकिन देखना बहुत जरूरी होगा। धन्यवाद मैम, हमसे बात करने के लिए मैम।